बिहार में चुनावी सीजन में सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के बाद अब आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हुई है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 5 दिन तक चलेगी। यात्रा के दौरान वो बेरोजगारी, पलायन और किसानों के मुद्दों को उठाएंगे। 20 सितंबर को इसका समापन वैशाली में होगा। ये यात्रा बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगी, लेकिन इस यात्रा की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि इस दौरान तेजस्वी अकेले यात्रा पर होंगे और कांग्रेस इससे दूर रहेगी। इसलिए इसे कांग्रेस और आरजेडी में खटपट की तरह भी देखा जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये अधिकार यात्रा बिहार के जन जन से जुड़ने की यात्रा है। उन्होंने इसे नया बिहार बनाने की मुहिम बताया। नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माँओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। वहीं बीजेपी ने तेजस्वी की यात्रा पर निशाना साधा है। ये जवाब तो देना पड़ेगा लालू यादव और उनके पुत्र को, राहुल गांधी को, कि आखिर बिहार के साथ ये अपमान क्यों, बिहार का ये अपमान क्यों। बिहार ने गांधी को, करमचंद गांधी को गांधी बनाया, मोहनचंद करमचंद को गांधी बनाया। वही नहीं, बिहार लोकतंत्र की झंडी है, लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार को केरल से अपमानित कराते, आंध्र से कराते थे, तेलंगाना से कराते, आप तमिलनाडु से कराते, यानी जहां जहां उनको बनता बिहार को गाली देते। बिहार बीजेपी ने भी अपना चुनावी रथ लॉन्च किया है। इस रथ का स्लोगन है चलो जीते हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में रथों को रवाना किया गया। इस रथ में एलईडी स्क्रीन लगी है जिसमें पीएम की लघु फिल्म चलेगी। पीएम के बचपन से लेकर अब तक के सफर को लघु फिल्म के जरिए दिखाया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटी हैं और यह तस्वीर पटना के गांधी मैदान का है जहां से आज रथ रवाना किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये रथ जिसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है चलो जीते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और यह रथ बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। रथ को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ऊपर में लिखा है चलो जीते हैं, हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं, और ये बड़ा एलईडी लगा हुआ है। और दूसरे हिस्से में जो इसका रथ का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ भी एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी के भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत का होगा जिस भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई अशिक्षित और न कोई बेघर। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र इसे पूरा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इस रथ के जरिए यह संदेश दिखाने की कोशिश की जा रही है, यह बताने की भी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी बचपन से लेकर और यहाँ तक पहुँचे और फिर किस तरह से वो देश में विकास किए। ये सब कुछ इस लघु फिल्म के जरिए दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है और बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ जाएगा। आज आवाज अड्डा में हम कर रहे हैं बिहार के चुनावी महाभारत पर चर्चा, बैटल ऑफ बिहार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर वो मध्य प्रदेश के धार में 2000 एकड़ से ज्यादा में फैले टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री हेल्थ सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन की?
देखिए, जन्मदिन के मौके पे प्रधानमंत्री यहाँ पे कई सारे सामाजिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बार बार इस बात का जिक्र किया जाता था कि किसान से लेकर के फाइबर फोक तक की बात की जाती थी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के धार में एक टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे जो कॉटन उत्पादन करने वाले किसान हैं वो अपना कॉटन यहाँ पे बेच सकेंगे, उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी, पूरा टेक्सटाइल बनाने तक का इंतजाम होगा, बुनियादी सुविधाएं होंगी। 2150 एकड़ में फैला हुआ है और अलग अलग टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों ने यहाँ निवेश किया है। और ये निवेश जो किया है वो 23,140 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इस टेक्सटाइल पार्क से करीब 3 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इन सब के अलावा देश भर में अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। चाहे सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, जितने भी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ पे अलग अलग बीमारियों के जांच की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। ब्लड डोनेशन कैंप का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस तरह के कई सारे आयोजन कल दिन भर के लिए यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है और कल दिन इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा हलचल रहने वाला है। चलिए ठीक है। और आज भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर भी बातचीत हो रही थी लक्ष्मण जी, और खबर यह है कि करीब 7 घंटे तक बातचीत चली है। चीफ नेगोशिएटर यूके के ब्रेंडन लिंच थे, उनकी पूरी टीम थी, हमारे वाणिज्य मंत्रालय की टीम थी, और इसमें हमारे चीफ नेगोशिएटर और उद्योग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल भी थे। तो कैसी रही बातचीत, क्या खास रही आज की बातचीत में? देखिए, आज की बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहा कि अगर एक लाइन में कहें तो ये बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही, काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में रही और इस बातचीत को आगे भी जारी रखा जाएगा। हालांकि यूएस के चीफ नेगोशिएटर आए थे, वो 1 दिन के लिए आए थे। आज की बातचीत उनकी ख़त्म हो गई, आज की बैठक उनकी ख़त्म हो गई, वापस चले जाएंगे यूएस। लेकिन आने वाले दिनों में जो नेगोशिएटर की टीम है, जो पूरे ट्रेड डील को लेके यूएस की जो टीम है, वो उनके साथ भारत के जो नेगोशिएटिंग टीम है उनके साथ बातचीत यहाँ पर होगी। ये लगभग तय हो गया है और इस बातचीत का मतलब एक साफ तौर से है कि जो 50% टैरिफ लगाने के बाद एक कड़वाहट सी आ गई थी दोनों देशों के रिश्ते में, और ट्रेड डील कब होगी, कैसे होगी, इस पर अनिश्चितता के बादल थे। वो बादल अब यहाँ पे छटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये सकारात्मक बातचीत हुई है और आगे बातचीत जारी रहेगी, ये तय किया गया है। तो बहुत जल्द अब नई तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि दोनों टीमें कब बातचीत करती हैं और फिर कब जा करके ट्रेड डील की बात आगे बढ़ती है। लेकिन ये ठहराव यहाँ पे ख़त्म हुआ है और इस बातचीत के बाद सबकी नज़रें इस बात पर टिकी रहेंगी कि कब अमेरिका 25% एडिशनल टैरिफ जो लगाया था रूस से तेल खरीदने के एवज में, इसे कब वापस लेता है। और भारत ने जो अपनी रेड लाइन तय कर रखी है कि इन सारे सेक्टर में हम किसी भी तरह के से अमेरिकी प्रोडक्ट को नहीं आने देंगे, उसका अमेरिका किस हद तक सम्मान करता। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर नज़रें टिकी होंगी। लेकिन अब तक जो आमने सामने बैठ के बातचीत होनी थी वो रुकी हुई थी, उस बातचीत की शुरुआत ज़रूर हुई है। हालांकि ये बातचीत के औपचारिक जो कहते हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड में कि 3rd राउंड हुआ, 4th राउंड हुआ, तो 6th राउंड की बातचीत होनी थी। वो 6th राउंड की बातचीत ये नहीं है, वो 6th राउंड की बातचीत से पहले वाली बातचीत थी, कह सकते हैं कि एक भूमिका बांधने के लिए। तो सकारात्मक होना अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। भारतीय क्रिकेट टीम को नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है। अपोलो टायर्स अब भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर करेगा। कंपनी हर मैच के लिए करीब 4.5 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देगी। आने वाले साल यानी 2027 तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस दौरान 130 मैच खेले जाएंगे। अपोलो टायर्स से पहले ड्रीम 11 भारतीय टीम का स्पॉन्सर था। कंपनी हर मैच के लिए बीसीसीआई को 4 करोड़ रुपए देती थी। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 9 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग ली है। मार्केट के डिटेल्स बता रहे हैं कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज के सत्र की अगर बात करी जाए तो अच्छे खासे गेन्स के बाद आज हमें क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है निफ्टी में, जहां पे कल हमें कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिला था, वापस से आज एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा सपोर्टिंग मेंबर यहां पे बन के खड़ा हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह में जो गेन्स है हमें अच्छे खासे देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। अगर मॉर्निंग से ही बात करें हम तो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच में ऑटो ने अच्छी खासी आज के सत्र में रैली दिखाई है। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर आप देखेंगे तो 2 स्टॉक ऑटो से ही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ में मारुति सुजुकी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहां पे भी अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले हैं। लूजिंग पॉकेट में बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, श्रीराम फाइनेंस और साथ में एशियन पेंट्स में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मिड कैप की कि यहां का जो एक्शन है किस तरीके का देखने को मिला है। सबसे पहले देखते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये खबरों में कल से बना हुआ है, इसका अगस्त का डेटा आया था जिसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। सुंदरम फाइनेंस 3.5% के गेन्स यहां पे देखे गए हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा खबरों के दम पे ये तेजी, और साथ में बालकृष्ण इंडस्ट्री यहां पे भी करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक की अगर बात कर ली जाए तो देखिए इंडियन होटल्स यहां पे करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। बीएससी में 1.5% की, और मैक्स हेल्थ केयर की बात करी जाए तो यहां पे भी 1.25% का डाउनसाइड, और मैक्स फाइनेंशियल में करीब 1% का डाउनसाइड देखने को मिला है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात कर ले तो मेजॉरिटी ऑफ जो सेक्टर्स हैं हमें पॉजिटिव नोट में बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया ने मार्केट आउटलुक पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में निवेश की अच्छे मौके हैं। बैंक्स में क्या है ना कि ये क्वार्टर भी थोड़ा निम्न धीमा ही रहेगा, क्योंकि ये जो है ना रेट कट आया है उसके कारण निम्स पे काफी प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग का अनुमान है कि अगले क्वार्टर से थोड़ा सा निम में पिकअप होएगा, और जो मार्च क्वार्टर है उसमें निम्स है ना बेहतर होंगे। वो जब होएगा तो फिर है ना बैंक्स में थोड़ा तेजी आएगा। अभी थोड़ा यदि देखें तो बैंक्स एक तरह से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। वैल्यूएशन में काफी बैंक सस्ते हैं, तो हम लोग डिप्स पे बैंक्स ले रहे हैं 1 साल के व्यू से कि भाई खराब न्यूज पे स्टॉक प्राइस यदि घटता है तो वो है ना वहां पे एक मौका मिलता है कि लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए वहां पे है ना बैंक्स की खरीदारी कर सके। सोने चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। आज भी सोना ने नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ और चांदी भी ऑल टाइम हाई पर है। सोने चांदी में और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। शुक्रिया। बहुत ज़्यादा तेज़ी हम ऑलरेडी यहाँ पर सोने चांदी में देख चुके हैं। अगर आज की ही बात की जाए तो सोना ऑलमोस्ट $3700 प्रति आउंस पे गया और चांदी ने नया 14 साल का हाइज बनाया जो कि ऑलमोस्ट $43 प्रति आउंस पर है। और भारतीय बाज़ारों की अगर बात की जाए तो जी हाँ, सोना भारतीय बाज़ारों में 1,11,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है और चांदी में हमने 1,30,000 रुपये प्रति किलो तक ये प्राइसेस जाते हुए देखे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ऑफकोर्स यूएस की फेड मीटिंग है जो आज शुरू हो जाएगी। ये 2 दिन की मीटिंग है और कल यहाँ पर अनाउंसमेंट आएगी। बाजार एक चीज़ फैक्टर इन कर चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की अनाउंसमेंट यहाँ पर यूएस फेड कर सकता है, तो उसका फ़ायदा ऑलरेडी सोने चांदी ने उठाया है। साथ ही साथ अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो 2 महीने के लोज पर है, तो जब डॉलर गिरता है हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना चांदी बढ़ता है। एग्जैक्टली वही होता हुआ नजर आ रहा है। एंड इन एनी केस ग्लोबल मार्केट्स में इतना कुछ हो रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, रशिया यूक्रेन इजराइल हमास अभी भी जारी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर टैरिफ्स लगते हुए देखे हैं, उसका इम्पैक्ट बाजार अभी भी देख रहा है। हमने यहाँ पर डेट की सिचुएशन वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए देखी है। यूएस का डेट $36 ट्रिलियन है, तो मार्केट्स को लगता है कि ये कैसे यूएस चुका पाएगा, तो इससे अच्छा है सोना खरीद लिया जाए, तो वो भी एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्टिव हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड, ETF बाइंग, ग्लोबल सेंट्रल बैंक भी यहाँ पर सोना ले रहे हैं, तो इन सब का फ़ायदा हमने सोने में आता हुआ देखा। अब आगे जाते हुए ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और तेज़ी यहाँ पर दोनों में ही देखने को मिल पाएगी। 2026 में शायद कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आए, लेकिन 2025 यहाँ पर अभी भी तेजी का साल है। अगर आप इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं भर पाए हैं तो आपके पास आज आखिरी मौका है। अब कुछ घंटे बचे हैं। सरकार ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR भरने की तारीख में 1 दिन का एक्सटेंशन दिया है। आमतौर पर ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई तक होती है। पहले सरकार ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर तक किया था।
इस बार 15 सितंबर तक 7 करोड़ 30 लाख रिटर्न भरे गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बचे खुचे लोगों को एक और मौका दिया है और अंतिम तारीख 16 सितंबर तक कर दी है। लोगों ने आखिरी वक्त में रिटर्न पोर्टल में दिक्कतों की शिकायतें भी की थी। विभाग ने इसको लेकर सफाई जारी की है। 16 सितंबर के बाद भी आप ITR भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1000 से लेकर 5000 तक का लेट फाइन भरना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख होगी 31 दिसंबर 2025। देरी करने पर बकाया टैक्स पर ब्याज भी भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं होने पर चुनाव आयोग की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन कराने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि इसमें आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने में लगातार देरी हो रही है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए थे कि आप सितंबर तक अपने यहाँ पर इलेक्शन पूरे कर लें, लेकिन आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वक्त देने की मांग की। स्टेट इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अभी तक डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो स्कूल हैं वहाँ पर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्कूल में देरी आ रही है। इतना ही नहीं, EVM में की भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में चुनावों को थोड़े वक्त के लिए और टाल दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को चुनावों में देरी करने का आधार नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 31 जनवरी 2026 तक चुनावों को पूरा करा दीजिए और इसमें किसी भी तरह का आपको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर तक ये सारी जानकारी हमको दे दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो अब जो महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो 31 जनवरी 2026 तक पूरे हो जाएंगे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के देहरादून में आज सुबह फिर बादल फटा और जो तस्वीरें उत्तराखंड से आ रही हैं वो डराने वाली है। बादल फटने से तमसा और करालीगढ़, टूंस और सहस्त्रधारा नदी में जल स्तर बढ़ गया। आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें जलमग्न हो गई, कई दुकानें तेज बहाव में बह गई। भूस्खलन से कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। कुछ लोगों के मलबे में ही दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें सहस्त्रधारा की हैं, जहां सोमवार रात बादलों के फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले होटल और रिसोर्ट तबाह हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और ढांचे देखते ही देखते बह गए। SDRF और NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। बादल फटने की विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों की नाजुक तस्वीर को फिर से सामने ले आई है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। तबाही की ये तस्वीर लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। सहस्त्रधारा मंदिर परिसर तक पानी और मलबा घुस आया। कई छोटे ढांचे बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल इलाके को खाली करा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि असली नुकसान का आकलन मौसम साफ होने के बाद किया जा सकेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रशासन ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है।
ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की यह घटना उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भयावह कहानी को दोहराती है। सैलानियों के लिए मशहूर ये इलाका अचानक एक बड़ी तबाही का गवाह बना है। टूटे रिसोर्ट्स, बिखरी गाड़ियां, हर तस्वीर बता रही है कि कुदरत के कहर की तस्वीरें कितनी डरावनी हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने फिर से कहर बरपाया है। राजधानी शिमला, मंडी और अन्य इलाकों में भारी बारिश से तबाही हुई है। जगह जगह भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। मंडी जिले में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हुई है। धर्मपुर में भी भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली। धर्मपुर का पूरा बस स्टैंड जलमग्न हो गया। 20 से ज़्यादा बसें पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। कई वाहन और दुकानें भी सैलाब की चपेट में आ गए। नवरात्रि अब कुछ ही दिन दूर है। हर साल नवरात्रि में गरबा के लिए ड्रेस का लुक बदल जाता है। इस साल चनिया चोली और अन्य ड्रेस में क्या ट्रेंड है, बता रहे हैं केतन जोशी। एक जैसी दिखने वाली नवरात्रि की पोशाकों में अनोखी बारीकियां होती हैं। ड्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक विंटेज वर्क, मिरर वर्क से मढ़ा हुआ है। खास बात यह है कि गजी वर्क ड्रेस बनाने के पीछे महीनों लगते हैं। 3500 से 5000 की रेंज वाली ये ड्रेस इस बार गरबा में धूम मचाएगी। क्रिएटर्स ने कुछ यूनिक ड्रेस भी बनाए हैं। बार नवरात्रि के खिलौनों के लिए मैंने बंदेज ब्लाउज विथ पटोला लहंगा मैंने कॉम्बिनेशन लिया है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस है। ऑल ओवर वर्ल्ड मैंने यूएस में भी बहुत जाता है, दुबई में भी उसकी डिमांड बहुत है। और उसके साथ मैंने कच्ची वर्क का भी यूज़ किया है। कच्ची वर्क के पैचेस, ब्लाउजेस मैंने उसके साथ लगाए हैं। नवरात्रि ड्रेस का 2 तरह का मार्केट है, मीडियम रेंज और हाई रेंज ड्रेस। कई क्रिएटर्स ने गजी वर्क के साथ साथ गुजरात के कच्छ इलाके की हैंड वर्क डिजाइन को महंगे रोमन सिल्क और कॉटन पर उतारा है, जो 7 समंदर पार भारतीयों को खूब पसंद आ रहा है। हालांकि ऐसे ड्रेस की कीमत 12,000 से 20,000 रुपए तक रहती है। नवरात्रि में तो आप पहन ही सकते हैं विथ चनिया, और नवरात्रि के बाद भी पूरे साल आप इसको ऐसा नहीं कि पड़ा रहेगा। इसको आप जीन्स के साथ, स्कर्ट के साथ, इवन किसी को ऐसा हो कि पार्टी में कुछ नया लुक देना है तो आप साड़ी के साथ भी ये पहन सकते हो, लुक अपना इनहांस कर सकते हो। 9 दिन तक गरबा में लोगों की चाहत खास ड्रेस पहनने की रहती है, इसीलिए हर साल इसका मार्केट बदलता रहता है। नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का त्योहार ही नहीं है, लेकिन पूरे साल लाखों महिलाओं को इस तरह से आत्मनिर्भर करने का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी बन चुका है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबरों पर अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।